अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखते हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में। सबसे पहले क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस के बारे में देखते हैं। अब एक होता है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स और दूसरा होता है पिपिलरी रिफ्लेक्स। इन दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं। अब अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में एफरेंट नर्व होती है सेकंड क्रेनियल नर्व और इफरेंट होती है थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। और पिपुलर रिफ्लेक्स में भी अफरेंट जो होती है सेकंड क्रेनियल नर्व होती है और जो है इफरेंट जो है थर्ड क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले पिपुलरी रिफ्लेक्स को देखते हैं। अब पिपुलरी रिफ्लेक्स में क्या होता है, अगर हमारी आँख में जो है अगर ज़्यादा लाइट आए, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, रेटिना को डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो पिपुलरी मसल होते हैं, यहाँ पे पिपुलरी मसल जो है कंस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि एक्सेस लाइट जो है वो कम आए, ठीक है, ताकि रेटिना जो है डैमेज ना हो, ठीक है। अब देखें इसका पाथवे कैसे होता है, ठीक है। अब लाइट आ रही है, इसको सेंस करती है ये ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेकर जाती है यहाँ पर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के पास, ठीक है। ये होते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, ठीक है। अब प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के बाद ये सिग्नल जाएंगे ऑप्थेल्मिक जो है न्यूक्लियस होता है उसके पास, या इसको दूसरा नाम है एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ठीक है। अब एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से थर्ड क्रेनियल नर्व जो है अराइव करेगी, पहुंच जाएगी सीलियरी गैंग्लियन के पास। अब सीलियरी गैंग्लियन से जो है पिपुलरी मसल के लिए नर्व जाएगी, तो ये उसको जो है कंस्ट्रिक्ट करवाई थी प्यूपिल के मसल को, ठीक है। तो पिपुलरी रिफ्लेक्स इस तरह होता है, ठीक है। बेसिकली अफेरेंट नर्व आ रही है ऑप्टिक नर्व के ज़रिए और इफेरेंट नर्व जा रही है थर्ड क्रेनियल ओक्यूलोमोटर नर्व के ज़रिए, ठीक है। ये बेसिकली आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। अफेरेंट क्या है, इफेरेंट क्या है, ठीक है। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पिपुलर रिफ्लेक्स होता है, वो हम आगे जाकर देख लेंगे वहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी में। अभी बस आप ये देख लें कि अफेरेंट जो है सेकेंड क्रेनियल नर्व से आ रही है और इफरेंट जो है थर्ड क्रेनियल नर्व से जा रही है, ठीक है। इस तरह होता है पिपुलर रिफ्लेक्स। अब हम देखते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अब अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, ये देखें जो अफरेंट नर्व आ रही थी, अब अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, अकोमोडेट करना, ठीक है। यानी कि अगर दूर वाली चीज़ें पास आ जाएं उसको हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब फोकस हम किस तरह कर सकते हैं, जैसे हम लेंस को थिक करेंगे, ठीक है, पिपुल को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये इमेज जो है सही नज़र आएगी। अगर ये चीज़ें ना करेंगे तो इमेज जो है ब्लर नज़र आएगी, ठीक है। अब फार सपोज़ करें कोई जो है ऑब्जेक्ट हमारे आँख के करीब आ जाए, उसको हम फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है सिग्नल जाएंगे ऑप्टिक नर्व के ज़रिए, ये जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है, इसको कहते हैं इसका नाम होता है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ठीक है। अब लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के बाद ये सिग्नल जाएंगे विजुअल कॉर्टेक्स के पास, जो आपने पढ़ा था ना, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, सेकेंडरी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है। वहाँ से ये सिग्नल जाएगा, वहाँ से वापस आएगा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के बाद, प्रीटेक्टल के बाद जाएगा एडिंगर वेस्टफाल के पास, एडिंगर वेस्टफाल से थर्ड क्रेनियल नर्व अराइव होगी, ये सीलियरी गैंग्लियन के थ्रू ये लेंस को भी सप्लाई करेगी और जो है पिपुलरी मसल को भी सप्लाई करेगी। अब लेंस का क्या करवाएगी, थिक करवाएगी लेंस को और पिपुलरी को कंस्ट्रिक्ट करवाएगी, ठीक है। ये इतना होता है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। बेसिकली आप इतना याद रखें कि एफरेंट जो आ रही है सेकंड से आ रही है, इफरेंट जो जा रही है थर्ड क्रेनियल नर्व से जाती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स और लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स, दोनों आई से रिलेटेड हैं। दोनों की इनपुट जो आती है एफरेंट आती है V1 से आती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व V1 ब्रांच से आती है, ठीक है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच से। और दोनों की जो है इफरेंट जो जाती है सेवंथ क्रेनियल नर्व। आपको पता है फेशियल नर्व और ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को सप्लाई करती है फेशियल नर्व, ठीक है। तो इनपुट आती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व से V1 ब्रांच और आउटपुट जाती है सेवंथ क्रेनियल नर्व, ठीक है। अब देखते हैं इसका किस तरह होता है। अब देखें, अब आपको पता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या होता है,
कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हम कॉर्निया पे रखें तो आई ब्लिंक करेगा, ठीक है। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को सिग्नल आएगा, वो ब्लिंक करवाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। अब लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स में क्या होगा, कोई भी कॉर्निया पे कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो ये लैक्रिमेशन, वहाँ पे आंसू आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स। अब देखें इनपुट आ रहा है, ये देखें अगर कोई भी कॉर्नियल को स्टिमुलेशन हुई तो इनपुट आ रहा है फिफ्थ क्रेनियल नर्व V1 ब्रांच से, ठीक है। अब V1 ब्रांच से जो सिग्नल आ रहे हैं ये जाएंगे, एक तो जाएगा यहाँ इस न्यूक्लियस के पास और दूसरा जाएगा लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अब ये जो है सेवंथ क्रेनियल नर्व से जो है सिग्नल अराइज होगा, ये सप्लाई करेगा ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को, इसकी वजह से आँख जो है ब्लिंक करेगी और लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस से जो है सिग्नल जाएंगे सेवंथ क्रेनियल नर्व के पास, और सेवंथ क्रेनियल नर्व से फिर से जो है लैक्रिमेटरी ग्लैंड के पास जाएंगे सिग्नल, तो वहाँ से लैक्रिमेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह होता है ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स और लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स। अब कॉर्नियल रिफ्लेक्स का इनपुट होता है फिफ्थ क्रेनियल नर्व V1 ब्रांच, और जो है आउटपुट होता है फेशियल नर्व, ठीक है। अब देखते हैं कफ रिफ्लेक्स। अब कफ रिफ्लेक्स में क्या होता है, अब देखें कफ रिफ्लेक्स में कोई भी अगर हमारे जो है एयरवे में कोई स्टिमुलस आ जाए, कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, ये इसको जो है टेंथ क्रेनियल नर्व सेंस करेंगी, ये लेकर जाएंगी ब्रेन के पास, और वापस भी टेंथ क्रेनियल नर्व आउटपुट लेकर आएगी, जिसकी वजह से कफ होगा, ठीक है। तो कफ में तो ये सिंपल है, टेंथ क्रेनियल नर्व इनपुट एंड आउटपुट सप्लाई करती है। अब देखते हैं जा जर्क रिफ्लेक्स। अब जा जर्क रिफ्लेक्स जो होता है, यहाँ पे हम वो करते हैं, हैमर को अप्लाई वो करते हैं, जर्क करते हैं, तो यहाँ पे जो है जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन है उनका जर्क आता है, ठीक है। अब इनका जो है इनपुट जाता है V3 ब्रांच से और आउटपुट भी आता है V3 ब्रांच से, ठीक है। अब देखते हैं गेग रिफ्लेक्स। अब गेग रिफ्लेक्स में क्या होता है, ये देखें अगर गेग रिफ्लेक्स में मैंने आपको बताया पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द टंग को सप्लाई करती है नाइन्थ क्रेनियल नर्व, बाकी जो सुप्राग्लोटिक रीजन के जो मसल्स थे और जो यूविला वगैरह था, पैलेट के मसल थे, उसको टेंथ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। अब फॉर सपोज करें आपने यहाँ पे कोई जो है आपकी टंग डिप्रेसर रखा, ठीक है, तो जो है यूविला उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इनपुट जा रहा है नाइन्थ क्रेनियल नर्व से और आउटपुट आ रहा है टेंथ क्रेनियल नर्व से, ठीक है। इसको कहते हैं ये होता है गेग रिफ्लेक्स, ठीक है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो आँख वाला रिफ्लेक्स था, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स और पिपुलर रिफ्लेक्स, इन दोनों का जो है इनपुट आता है सेकंड से और आउटपुट आता है थर्ड से, ठीक है। कॉर्नियल जो है आँख वाला जो था दूसरा, आई की जो है ब्लिंक करवा रहा था और लैक्रिमेशन करवा था, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स, इनका इनपुट था V1 से और आउटपुट था सेवंथ क्रेनियल नर्व से, ठीक है। और कफ का जो है इनपुट और आउटपुट टेंथ क्रेनियल नर्व से होता है, और जाजर का भी इनपुट एंड आउटपुट V3 नर्व से होता है। बाकी गेग रिफ्लेक्स का जो है इनपुट 9th से, आउटपुट 10th से, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं ये रिफ्लेक्सेस, क्लिनिकल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, एक होता है इसका निमोनिक हम बाद में देख लेंगे। इसका जो है एक्लीज रिफ्लेक्स होता है एक। अब एक्लीज रिफ्लेक्स किस तरह होता है ये देख लें। यहाँ पे अगर हम हैमर को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक जर्क आएगा, ठीक है, इसको कहते हैं एक्लीज रिफ्लेक्स। अब इसकी जो है नर्व रूट होता है S1 एंड S2, ठीक है, ये एक्लीज रिफ्लेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पटेला को हैमर को अप्लाई करेंगे तो ये होता है पटेलर रिफ्लेक्स। इसका होता है नर्व रूट जो होता है L2 L3 एंड L4, ठीक है। यहाँ पे एक्लीज था S1 S2 एंड L3 L4, S1 S2 L3 L4, ठीक है। वहाँ पे जो है S की जो है 1 एंड 2 थी, यहाँ पे L की जो है 3 एंड 4 है, ठीक है। अब आते हैं ये रिफ्लेक्स जो है बाइसेप्स रिफ्लेक्स।
अब बाइसेप्स रिफ्लेक्स की जो है अगर हम यहाँ पे अब बाइसेप्स रिफ्लेक्स की जो है अगर हम यहाँ पे हैमर को पुश करेंगे तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्स महसूस होगा, जर्क महसूस होगा, वो होता है बाइसेप्स या ब्रेकोरेडियलिस रिफ्लेक्स। अब इसकी जो है सप्लाई होती है C5 C6 और ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स अगर हम ट्राइसेप्स पे अप्लाई करेंगे या स्ट्राइक करेंगे तो जर्क महसूस होगा, तो ये होता है C7 एंड C8 रिफ्लेक्स। ठीक है, बाकी क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स हम देख लेते हैं। अब क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स में क्या होता है, अगर हम ये देखें थाई है, अगर थाई की जिस साइड को हम थोड़ा सा वो स्टिमुलेट करेंगे, हाथ से ही करेंगे, तो उस साइड का क्रीमेस्टेर जो है या टेस्टिस जो है थोड़ी सी ऊपर चली जाएंगी, ये होता है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। और ये होता है एनल रिफ्लेक्स। अब एनल रिफ्लेक्स क्या होता है, अब एनल की साइड के हम थोड़ा सा मसल्स को जो है स्टिमुलेट करेंगे तो एनल ओपनिंग जो है वो बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है एनल विंक रिफ्लेक्स। अब इसको हम देख लेते हैं। एक्लीज रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया, ये होता है S1 S2। उसके बाद पटिलर रिफ्लेक्स होता है L3 L4। बाइसेप्स रिफ्लेक्स होता है C5 C6 एंड ट्राइसेप्स होता है C7 C8। बाकी क्रीमेस्टेरिक L1 L2, एनल विंक S3 S4। ठीक है, इसका निमोनिक है, आप नाम थोड़ा सा एक याद रखें, buckle my shoe, kick the door, pick up the strike and lay them straight। ठीक है, अब S1 S2 L3 L4 C5 C6 C7 C8। ठीक है, ये इस तरह याद रखते हैं। ठीक है, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब एक्लीज जो है बिल्कुल नीचे है S1 S2 और उसके बाद आएंगे नीज़ की जो है L3 L4 जहाँ पे पटेलर रिफ्लेक्स होता है। अब उसके बाद आएंगे ऊपर ब्रेकियलिस या बाइसेप्स पे C5 C6 और उसके बाद ट्राइसेप्स C7 C8। बाकी जो है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो है L1 L2 और एनल विंग S3 S4। ठीक है, ये इस तरह होता है। अब इसकी जो है हम रिफ्लेक्स की ग्रेडिंग करते हैं। अगर बिल्कुल ही एब्सेंट है तो उसको कहते हैं 0 नंबर देते हैं। अगर हाइपो एक्टिव है, नॉर्मल से कम है, तो इसको कहेंगे 1। अगर नॉर्मल है तो 2, हाइपर एक्टिव है तो इसको 3। अगर क्लोनस आ रहे हैं, बिल्कुल ही मतलब अपने आप हो रहा है थोड़ा सा स्टिमुलेट करने पे, तो इसको कह देंगे 4। ठीक है, ये इस तरह होता है क्लिनिकल रिफ्लेक्सेस। अब देखते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस देख लेते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस सीएनएस के रिफ्लेक्सेस होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन इन्फेंट। अब ये इन्फेंट लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, बाकी एडल्ट लाइफ में ये न्यूरोलॉजिकली वो हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अब ये डिसअपियर क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा मैच्योर फ्रंटल लोब जो है ये इनको इनहिबिट करता है। ठीक है, अब ये अगर फ्रंटल लोब की अगर ये कोई स्ट्रोक हो जाए, कोई भी लीन हो जाए, तो इसकी वजह से ये रीअपीयर हो सकते हैं, जो कि एबनॉर्मली होंगे। ठीक है, नॉर्मली ये इन्फेंट लाइफ में प्रेजेंट होते हैं एंड एडल्ट लाइफ में डिसअपियर हो जाते हैं। एबनॉर्मली जो है एडल्ट लाइफ में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं, अब देखते हैं मोरोज रिफ्लेक्स। अब मोरोज रिफ्लेक्स में क्या होता है, अब आप कोई भी वीडियो आप देख लीजिएगा, बेबी को हम थोड़ा सा बैक से सपोर्ट देकर थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, फिर से हम पकड़ लेते हैं। अब बेबी क्या करेगा, अपने हाथों को बिल्कुल विंग की तरह खोल देगा। ठीक है, तो ये होता है मोरोज रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके बाद ये मोरोज रिफ्लेक्स। अब इसके बाद यहाँ पे जो है हम जो बेबी के जो है गाल होते हैं, यहाँ पे अगर हम हाथ को थोड़ा सा हम हाथ से हम स्टिमुलेट करेंगे तो बेबी जो है उस तरफ इसका सर चला जाएगा। ठीक है, ये होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। अब ये इस वजह से होता है, अब निपल को थोड़ा सा देखने के लिए बच्चे के लिए, मतलब निपल किस तरफ है, ताकि वो निपल को जो है आइडेंटिफाई करे कि किस तरफ है और उसकी यहाँ वहाँ पे वो सकिंग शुरू करे। ठीक है, उसके बाद आता है ये है रूटिंग रिफ्लेक्स। इसके बाद आता है सकिंग रिफ्लेक्स। अब सकिंग रिफ्लेक्स किस तरह होता है, कोई भी आप जैसे हम क्लिनिकली यूज़ देखते भी हैं बच्चों को, सकिंग जो है अगर हम हाथ जो है बेबी के जो है मुंह में डालें और पैलेट को थोड़ा सा स्टिमुलेट करें, ठीक है, तो बेबी सक करना शुरू कर देता है, ये होता है सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है,
अब होता है पाल्मर ग्रेव्स रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्रेव्स रिफ्लेक्स क्या होता है कि अब हम बेबी के पाम के जो है वहाँ पे कोई चीज़ रखते हैं या अपना उंगली रखते हैं, ठीक है, तो बेबी जो है अपनी उंगलियाँ बंद कर देगा, उसको पकड़ लेगा। ये पाल्मर ग्रेव्स रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। ये होता है प्लांटर रिफ्लेक्स। अब प्लांटर रिफ्लेक्स में हम क्या करते हैं, बेबी के जो प्लांटर को हम थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं। ये तो बेबी क्या करता है, ये जो बिग टो होता है इसको नीचे करेगा, बाकी जो स्मॉल टो होंगे उनको बिल्कुल ही ओपन कर देगा। ये होता है प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है। ये होता है ग्लैंट रिफ्लेक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जिस साइड से हम थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे बेबी के लेटरल साइड से, उस साइड बच्चा जो है अपने आप को थोड़ा सा मूव करेगा। तो ये होता है ग्लैंट रिफ्लेक्स, ठीक है। बुक से देख लेते हैं। मोरोस रिफ्लेक्स बच्चे को जो है अपने आप को बिल्कुल ही हाथ खोल देता है, उसको कहते हैं मोरोस रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स जो है अपने जो है चीक को साइड से मूव कर लेता है ताकि निपल जो है उसका पता देख सके किस साइड है। सकिंग रिफ्लेक्स, अगर हम हार्ड पैलेट को हम थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे तो सकिंग शुरू हो जाएगी बच्चे की, ये सकिंग रिफ्लेक्स होता है। पाल्मर रिफ्लेक्स जो है पाम जो है अपनी बच्चा बंद कर लेता है, अगर हम कोई भी चीज़ रखें उसके हाथ में या अंगुली रखें तो होता है पाल्मर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स, जैसे हम बच्चे के पैर को देख रहे थे, ये डोर्सिफ्लेक्शन होती है बिग टो की, बाकी जो है फार्मिंग होती है, जैसे बच्चा स्मॉल टोज को बिल्कुल ही ओपन कर रहा था, तो ये होती है प्लांटर रिफ्लेक्स। ये एडल्ट लाइफ में हम अगर चेक करें तो इसको कहते हैं बेबिन्स्की साइन, ठीक है। जो कि अगर पॉजिटिव होती है, बेबिन्स्की साइन अगर पॉजिटिव हो तो ये अपर मोटर न्यूरॉन को इंडिकेट करती है, ठीक है। उसके बाद ग्लैंट रिफ्लेक्स हमने देखा था, ठीक है। अब देखते हैं लैंडमार्क जो डर्माटोम के, ठीक है। अब जो ये देख लें, ये पोस्टीरियर बिल्कुल ही हेड वाला है। ये अब ये सप्लाई ये C2 का डर्माटोम होता है, ठीक है। अब C2 डर्माटोम पोस्टीरियर हाफ ऑफ द स्कल, ठीक है। पोस्टीरियर हाफ ऑफ द स्कल को ये सुपीरियर पोस्टीरियर हाफ ऑफ द स्कल का जो है C2 है। अब C3 जो है टर्टल नेक इसको कहते हैं। जैसे आपने शर्ट पहनी होगी ना, हाई नेक, टर्टल नेक, ये पूरी नेक के जो है C3 करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं C4 जो है बिल्कुल ही ये करता है हाई लो। C3 जो है हाई नेक को कर रहा था, और C4 जो है लो कॉलर, ये देखें कॉलर बोन जो होती है ना, इनके जो यहाँ वाले पार्ट को C4 करता है, ठीक है। C2 कर रहा था हेड के पोस्टीरियर हाफ को, और C3 करता है नेक को, और C4 करता है लोअर कॉलर को, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो है एक चीज़ लिखी हुई है C3 की, कि अगर डायफ्राम में या गाल ब्लैडर में कोई इरिटेशन हो तो फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेट होगी। अब फ्रेनिक नर्व जो है C3, C4, C5 इसकी नर्व रूट ये है। अब यहाँ पे जो है C3, C4, C5, ठीक है। अब C3, C4, C5 जो है C5 आर्म में भी आ रही है, ठीक है। तो रिफर्ड पेन यहाँ पे महसूस होगा, ठीक है। ये होता है डायफ्राम का पेन, ठीक है। रिफर्ड पेन। C2 जो है पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ दी हाफ ऑफ दी हेड को डर्माटोम था। C3 जो है हाई टर्टल नेक या नेक को कर रहा था, और C4 जो है लो कॉलर बोन तक कर रहा था। अब आते हैं C6 पे ऊपर। अब C6 जो है ये देखें ये जो है थंब वाली साइड है, ठीक है। थंब वाली साइड को C6 करता है। अब आते हैं निपल बोन, निपल्स तक। अब निपल की तरफ जो है सप्लाई करता है T4, ठीक है। अब आते हैं ज़िफॉइड बोन तक। अब ज़िफॉइड बोन तक ये करता है T7। उसके बाद अम्ब्लाइकस की लेवल पर करता है T10, ठीक है। उसके बाद ये इंक्वाइनल लिगामेंट की साइड से करता है L1, ठीक है। बाकी L4 करता है एंटीरियर साइड ऑफ थाई एंड नी बोन को, और एनल और स्क्रोटम को सप्लाई करता है S1, S2, S3, ठीक है। S2, S3, S4, ठीक है।
इस तरह होता है। बेसिकली ये जो लिखे हुए हैं ना ये आप याद कर लें, बाकी सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।